नमस्कार। आज 5 की बात में पेटीएम से जुड़े आपके तमाम सवालों पे बात करेंगे और आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं पेटीएम पर, इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। इसके साथ ही आगे बताएंगे कि अब गाड़ियों के फास्ट टैग को आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पेटीएम खबरों में बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म इसकी रेटिंग पर नजर बनाए हुए हैं, कहीं इसे डाउनग्रेड किया जा रहा है। जैसे जेफरीज ने इस वित्तीय वर्ष में इसमें 28% की गिरावट का अंदेशा जताया है, जबकि मॉर्गन स्टैनली को अभी भी कंपनी का भविष्य आकर्षक लगता है और उसने इसके अलावा इसके स्टॉक को इक्वल वेट की रेटिंग दी है। इस बीच बाजार खुलते ही आज पेटीएम के शेयर में अचानक काफी तेजी दिखाई दी। शेयर बाजार में कारोबार शुरू होते ही इसमें अपर सर्किट लगा और ये उछलकर 358.35 रुपए के लेवल पे पहुंच गया। इससे पहले पेटीएम का शेयर 341.30 रुपए के लेवल पे बंद हुआ था। दूसरी तरफ 197 शेयर खुलते ही 5% चढ़ गए। बीते 5 दिनों में इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी और इस दौरान ये 8.58% तक टूट गया था। तो शेयर में जो अब तेजी देखी जा रही है पेटीएम के, इसके पीछे क्या कारण है? इस उछाल की उम्मीद पहले से वैसे जताई जा रही थी। बीते हफ्ते संकट में फंसी इस फिनटेक फर्म को लेकर 2 राहत की खबरें आई थीं। पहली ये कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन की डेडलाइन को 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया था, और दूसरी बड़ी खबर इसके तुरंत बाद आई कि पेटीएम फिनटेक फर्म ने अपना अकाउंट एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। तो अब पेटीएम के इस्तेमाल पे किस तरह के कंफ्यूजन है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, देखिए इस ग्राफिक्स में। अब यह है कि पेटीएम को 15 दिनों की मोहलत मिल गई है और ग्राहक पेटीएम की सर्विसेज जैसे कि फास्ट टैग जो आपकी गाड़ियों पे लगा होता है, पेटीएम के वॉलेट अकाउंट और दूसरी बैंकिंग सर्विसेज को 15 मार्च तक इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जो क्यूआर कोड जो आप दुकानों पे देखते हैं लगे हुए सामने में, बल्कि आपके सब्जी वाले फल वाले के पास भी होता है, साउंड बॉक्स और जो कार्ड मशीन है, ऐसी सुविधाएं भी जारी रहेंगी। इसका मतलब है कि जिनका भी पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है वो आसानी से अपना लेन देन भी 15 मार्च के बाद भी निपटान कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो अभी सामने आई हैं। हम आपको बता दें कि पेटीएम के सीईओ ने अब क्या कहा है इसके बारे में, जो तमाम खबरें फैली हुई हैं पेटीएम को लेकर। तो अपने ग्राहकों में विश्वास जगाने के लिए पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक्स पर पेटीएम का विज्ञापन पोस्ट किया। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें। इस पे लिखा है, भारत का हर पेटीएम क्यूआर और साउंड बॉक्स काम करता रहेगा। कैप्शन में उन्होंने लिखा है, आज, कल और हमेशा। तो वो भरोसा जगा रहे हैं कि पेटीएम का जो क्यूआर कोड है वो भी काम करेगा। लेकिन आपको एक काम की बात अब पहले बता दें कि पेटीएम लोगों को बड़ी चिंता है कि जो फास्ट टैग है आपकी गाड़ियों पर, अब वो अगर जब काम नहीं करेंगे तो फिर आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? पेटीएम फास्ट टैग को आप पोर्ट कैसे करें, ट्रांसफर कैसे करें? क्योंकि जो NHAI है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अधिकृत बैंकों की एक सूची से पेटीएम बैंक को बाहर कर दिया है। इस फैसले से 2.40 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। पेटीएम फास्ट टैग को निष्क्रिय किया जाएगा। फास्टैग पेटीएम पर अब आप ये कर सकते हैं कि आप लॉग इन करें, यूजर आईडी, पासवर्ड डालें, फास्टैग नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालें, हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प को चुनें, फिर आई वांट टू क्लोज माय फास्टैग चुनें। पेटीएम से फास्टैग को आप पोर्ट करा सकते हैं, यानी कि दूसरे बैंक जो अधिकृत बैंक हैं अभी उनमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक के कस्टमर केयर को फोन करें, वाहन का जो आपकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके साथ ही जो दूसरी जानकारियां हैं वो दें, और इस तरह से आप अपने फास्टैग को जो भी पेटीएम से जुड़ा है उसे दूसरे बैंक पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम से जुड़ी जो तमाम उलझने हैं या जो कन्फ्यूजन है और हुआ क्या पेटीएम के साथ, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जयंत कृष्णा जी हैं, इस समय जुड़ रहे हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। जयंत कृष्णा जी, लगातार पेटीएम खबरों में है, आज उसके शेयर में बहुत उछाल भी देखा गया, कई एजेंसीज इसे डाउनग्रेड भी कर रही हैं, पर इस समय अगर हम पहले समझना चाहें कि आरबीआई ने क्या कहा पेटीएम को, पेटीएम का भविष्य क्या दिखता है?
देखिए, ये एट स्टेज दिस स्टेज निधि कहना बड़ा मुश्किल है कि भविष्य क्या दिखता है। फिलहाल तो उनके आरबीआई रेगुलेशन से उनके ट्रांजैक्शंस में अड़चनें आई हैं। लेकिन अभी आज ये भी खबर आई है कि उन्होंने एक्सिस बैंक में अपने जो बैंक ट्रांजैक्शंस है वो मूव कर दिए हैं। उससे शायद कुछ राहत मिले, क्योंकि ये जो बैन है वो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो है उसके ट्रांजैक्शंस पे किया गया है। और आपने जो पहले उसकी फास्ट टैग्स की जो बात करी, इसमें अभी भी पोर्ट किया जा सकता है दूसरे बैंकों में। और 32 बैंक, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सब्सिडरी है, जो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी है, वो 32 बैंक उन्होंने अप्रूव किया है। उसमें एक बैंक को अभी सिर्फ बैर किया है, बाकी 31 बैंक अभी भी हैं। और मुझे लगता है जो सर्विसेज नहीं हो सकती वो है कि कोई एडिशनल डिपॉजिट्स नहीं करे जा सकते, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं करे जा सकते, और जो टॉप अप लोग अपने अकाउंट्स कराते हैं फास्टैग के लिए, वो फिलहाल नहीं हो पाएगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पे भी कुछ बंदिशें लगी हैं। और वॉलेट सर्विसेज जो हैं, अकाउंट्स हैं, उस पे भी प्रॉब्लम है। और नेशनल कॉमन मोबिलिटी एक कार्ड होता है, वो भी पेटीएम के थ्रू अब शायद ना ऑपरेट हो पाए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके उसमें, जैसे इंटरेस्ट क्रेडिट होना है, या कैशबैक की बात है, या स्वीपेंस फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, पार्टनर बैंक्स है, वो करा जा सकता है। जो रिफंड्स हैं, वो सब ट्रांजैक्शंस अभी भी हो सकते हैं। तो मुझे इस जी। लगता नहीं है कि थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। बाकी जो तो कस्टमर्स हैं, जो रोड यूजर्स हैं, उनको कुछ फिलहाल कोई कोई मेजर लोगों को डिफिकल्टी यही से आने समझना वाली। है कि जो आपके रोजमर्रा की जीवन का हिस्सा बन गया था, तो जो लोग आप कहीं भी जाएं, किसी भी दुकान पे आप स्कैन करते हैं कोड और पेमेंट करते हैं। मतलब पेटीएम अकेला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे पेटीएम था, फ़ोन पे और दूसरे तरह के इस तरह के भी प्लेटफॉर्म्स हैं। पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़र्क अभी पड़ेगा? 15 मार्च तक की डेडलाइन तो है, पर उसके बाद भी जो वो क्यूआर कोड्स आप देखते हैं हर जगह जगह पे, जब आप स्कैन करके पे करते हैं, पेटीएम वॉलेट की बात आपने की कि वो नहीं काम कर रहा, वो उसके पेटीएम बैंक में समस्या है। पर जो बाकी चीज़ें आप पेटीएम या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, वो सब आप फिर भी कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है जो पेटीएम ने खुद भी क्लैरिफाई किया है कि जो क्यूआर कोड है और साउंड बॉक्स है, उसको अभी भी यूज किया जा सकता है। और अभी देखने की ये भी बात है कि ये आरबीआई की जो गाइडलाइन है, ये कोई मुझे जो समझ में आया है मोटे मोटे तौर पे, ये कोई इरिवर्सिबल डिसीजन नहीं है। क्योंकि पेटीएम ने बहुत सी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो हैं उस पे अमल नहीं किया था। इस वजह तो से एक उनको संक्षेप ये में और दिक्कत। सिंपल जानना चाहते हैं कि वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या थी जिस पर पेटीएम ने अमल नहीं किया। मैं ये इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है कि कौन सी हम्म। कंप्लायंसेस उन्होंने नहीं करी थी। हम्म। लेकिन उन्होंने कुछ ये भी था अगर कि इस। एक ही पैन पे बहुत सारे अकाउंट्स थे, इस तरह की चीजें भी, फ्रॉड कुछ पाए जी गए थे उसमें। जी जी हम्म। जी 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 जी, तो ये एक्चुअली ये दर्शाता है एक जनरल जो प्रॉब्लम है फिनटेक कंपनीज में। वो इतने इंथुजियास्टिकली अपने मॉडल्स को, अपने बिजनेस मॉडल्स को डेवलप कर रही हैं। और अच्छी तरह से कर रही हैं, काफी रॉबस्ट तरह से कर रही हैं। लेकिन उन्हें लगता है शायद जो लॉज ऑफ द लैंड है उसके प्रति थोड़ा सा ढील कहीं पर आई है। जी। और जो रेगुलेटरी जी। कंप्लायंसेस हैं उसमें उन्होंने कुछ एक जो राजीव लेकिन चंद्रशेखर एक जी ने मंत्री। जो भरोसा बना हुआ था थोड़ा आम लोगों में, जिन्हें बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स नहीं पता है, एक मैसेज ये जी जाता है कि कुछ गड़बड़ी की पेटीएम ने, कुछ गड़बड़ यहाँ पर थी, तो आरबीआई ने ये कदम उठाया, तो भरोसा जो है वो कम हुआ है। पर ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी है कि पेटीएम अकेला नहीं है, जयंत कृष्णा जी। तो ये जानकारी अपने व्यूअर्स को हम देना चाहेंगे कि इस तरह की जो आप पेमेंट्स करते हैं उसके लिए कितने और प्लेयर्स हैं मार्केट में। फिनटेक कंपनीज बहुत सारी हैं, और ये जो पेमेंट बैंक्स हैं ये भी कई सारे। मेरे मुझे एग्जैक्ट उनका उनका नंबर तो नहीं पता, लेकिन जैसे अच्छे गूगल पे खासे। से भी लोग पे करते हैं। जी जी, तो वो सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होंगे। जो जो फास्ट टैग है, या बाकी भी जो पेटीएम की सर्विस के लिए जो लोग पेमेंट की तरह से, पेमेंट गेटवे की तरह से उन्हें यूज करते हैं, वो सब अभी भी चलता रहेगा। मतलब वो बाकी ऑप्शंस उनके पास हैं। तो एक नॉर्मल कस्टमर का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इससे कितना लॉन्ग टर्म नुकसान पेटीएम को होता है, नहीं होता है, वो कंप्लायंसेस रेगुलेटरी कर पाते हैं और इस आरबीआई एम्बार्गो से निकल पाते हैं। और इवन जो एनएचएआई ने अभी स्टिपुलेशंस लगाए हैं इनके ऊपर, बाहर किया है उन्हें फ्रॉम इशूइंग जी। न्यू फास्ट टैग्स, ये मुझे लगता है ये रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि इस समय इकॉनमी, कोई भारत भी, देश भी ऐसी चीज नहीं करना चाहेगा जिससे एक वो फिनटेक कंपनीज के लिए कोई एडवर्स क्लाइमेट है, ऐसी मैसेज नहीं देना चाहेगा। तो मुझे लगता है ये वार्निंग है। और अगर
ये उनको कंप्लायंस बीच में वो लोग कर लेते हैं तो शायद उन्हें इससे छुट्टी मिल जाए। जहां तक कंपनी की बात है, शेयर्स आप जी ठीक जी। कह रही हैं, उनका जब एक्सिस बैंक से टाई अप हुआ तब उनके शेयर्स में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन वो एक कितना टेम्पररी कितना परमानेंट है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी भी जो जो ग्राउंड रियलिटी से काफी डिफरेंट चीजें होती हैं, उसकी जो शेयर्स की जो उछाल या गिरावट जो होती है उसमें एक वेरी ऑफ्टन इट हैज बीन सीन कि उसका ग्राउंड परफॉर्मेंस से कुछ खास लेना देना नहीं होता है। तो ये तो अब आप देखिए, जेफरीज ने उनको उनकी रेटिंग को ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दिया है, मॉर्गन स्टैनली ने नहीं किया है, लेकिन अभी ये इसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य में नहीं करेंगे। डिपेंड करता है वो आगे हम्म। पाथ इसको पेटीएम को इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को हासिल करने के लिए, उससे लॉ और द लैंड से कंप्लायंट होने के लिए क्या कदम उठाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। इट्स टू अर्ली टू से। पेटीएम कोशिश कर रहा है कि वो भरोसा लोगों में भी वापस लाए। जैसे हमने फुल पेज एड्स देखे अखबारों में, जी पेटीएम क्यूआर कोड और ये तमाम चीज़ें बनी जी रहेंगी। जयंत कृष्णा, आपका धन्यवाद। जैसा आपने भी बताया कि जेफरीज जैसे है उसने रेटिंग से बाहर रखा है, लेकिन दूसरी कंपनियां हैं, मॉर्गन स्टैनले, उसने अभी डाउनग्रेड नहीं किया है। तो नज़र बनाए हुए हैं सब कंपनियां भी पेटीएम पे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेटीएम से जुड़े कई सवाल हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से पेटीएम जो है ये भरोसा अपने कस्टमर्स में वापस जगा पाएगा, ये भी देखना है। लेकिन बहुत सारे सवाल फिलहाल आपके जहन में होंगे और इन सवालों के जवाब क्या हैं बता रही हैं, आपके तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर कर रही हैं हमारे सहयोगी साक्षी बजाज। आरबीआई वर्सेस पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ये जो सिलसिला है ये तो चल ही रहा है, लेकिन एनडीटीवी जो है आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला है। तो जो दर्शक हैं, सबसे पहला सवाल जो उनका आ रहा है वो ये है कि देखिए, क्या हम अपना बैलेंस अपने सेविंग्स अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं मार्च 15 2024 के बाद? जी हाँ, आप अपना बैलेंस जो है विड्रॉ कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आरबीआई का ऐसा कहना है। दूसरा सवाल जो आ रहा है कि देखिए, क्या हम अपना वॉलेट उसको टॉप अप कर सकते हैं, फास्टैग जो है उसको भी रिचार्ज कर सकते हैं जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा इशू हुआ है। 15 मार्च के बाद जो है आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको टॉप अप नहीं कर सकते 15 मार्च 2024 की डेडलाइन के बाद। लेकिन पेटीएम ने, काफ़ी जो व्यूअर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि देखिए, पेटीएम ने नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक के द्वारा शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? इसका मतलब खाली बैकएंड के लिए है कि इसका मतलब ये है कि देखिए, पेटीएम का जो क्यूआर कोड है, साउंड बॉक्स है, जो कार्ड मशीन है, जिस पर जब याद रखिए आपको संदेश आता है जब आप पेमेंट्स देते हैं, वो जो है वो मार्च 15 2024 के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो लोग घर बैठे ये सोच रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑटोमेटिकली एक्सिस बैंक पर ट्रांसफ़र हो जाएगा? जी नहीं, इसका जवाब है कि ये नहीं होगा। आपको खुद अपना बैंक जो है चूज़ करना पड़ेगा जो आरबीआई ने ऑथराइज़ किया है उन ऑप्शंस में से। तो वो ऑप्शंस आपको मिलेंगी और आपको ये खुद करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ये पूछ रहे हैं कि देखिए, हमारी जो तनख्वाह है वो हमारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आती है और वो उसका अब हम क्या करें, क्या ये कंटिन्यू होगा ये प्रोसेस अकाउंट में? तो उसका जवाब ये है, आरबीआई ने कहा है जी नहीं, मार्च 15 2024 के बाद ये नहीं हो पाएगा। तो आप जो है अपना ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो है जल्द से जल्द कर लीजिए। और आखिरी सवाल जो ये आ रहा है कि देखिए, क्या हमारे बिल्स, हमारे ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जो हैं, जो ऑटोमेटिकली पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो है हो रहे हैं, क्या ये फिर भी डेबिट होते रहेंगे? तो आरबीआई का जवाब है कि देखिए, डेबिट मैंडेट जो हैं, जो ऑटोमेटिक डेबिट मैंडेट है, जब तक बैलेंस है वो जो है वो होते रहेंगे, लेकिन मार्च 15 2024 के बाद नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्च 15 2024 के बाद अगर इसमें बैलेंस है, तब भी जो है ये माना नहीं जाएगा। तो एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। आपको हमने बताया कि पेटीएम से जुड़े जो आपके सवाल हैं उसके क्या आप जवाब हमने देने की कोशिश की। हमारे सहयोगी साक्षी बजाज ने आपको बताया। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद समाजवादी पार्टी से क्यों नाराज हैं उनकी ही पार्टी के लोग, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य फिर सलीम शेरवानी, ये लगातार सिलसिला जारी है। तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कुल 17 सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों की जो सूची दी है उसमें कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जो सीटें सपा की तरफ से कांग्रेस को ऑफर की गई हैं, कांग्रेस आलाकमान उन सीटों को बदलकर कांग्रेस के
मन मुताबिक सीट मांग रही है। इसी को लेकर सपा और कांग्रेस में ठनी हुई है। कांग्रेस को आज सपा को जवाब देना है। अगर कांग्रेस अपनी सहमति दे देती है तभी कल अखिलेश यादव रायबरेली में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अगर कांग्रेस ने आज शाम तक सहमति नहीं दी तो अखिलेश राहुल की यात्रा से दूरी बना सकते हैं। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और अब किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ और जो बातचीत लगातार जारी है सरकार से, उसे लेकर इस वक्त एक खबर आ रही है कि एसकेएम जो कि वो गुट है जो इनमें शामिल है, उसको सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। एसकेएम ने 5 फसल की एमएसपी का जो प्रस्ताव दिया सरकार ने, उसे खारिज कर दिया है। तो एसकेएम वो एक दल है जो इसमें शामिल रहा है, लेकिन सरकार के प्रस्ताव को उसने नामंजूर कर दिया है। 5 फसलों की एमएसपी का प्रस्ताव सरकार ने दिया था। तो कई राउंड की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ और इस पर कोई सहमति या कोई बीच का रास्ता नहीं बन पा रहा है। सवाल यही है इस पर कि आखिर इसमें क्या बीच का रास्ता हो सकता है। कुछ गारंटी मांग रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं, वो सरकार से कई गारंटी मांग रहे हैं और उसमें कुछ नई मांगे भी जोड़ी गई थी। और सरकार इसमें किस तरह की गारंटी दे सकती है, जैसे एमएसपी को की लीगल गारंटी की भी बात थी। इसके अलावा अब ये भी था कि डब्ल्यूटीओ से बाहर आए भारत। तो ये तमाम जो बातें हैं उसमें सरकार क्या क्या बातें मान सकती है, ये देखना होगा। और पहले भी कई राउंड की बातचीत हुई जो कि नाकाम रही। उसके बाद कल फिर बातचीत हुई थी और बातचीत चल रही है लगातार। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गजाली जुड़ रहे हैं। गजाली, एक और राउंड की जो ये बातचीत थी उसमें सरकार ने प्रस्ताव किया गया था जिसको एसकेएम ने अब खारिज किया है। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक सेटबैक क्यों है। हालांकि एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं है, ना ही वो शंभू बॉर्डर पे जो एजिटेशन चल रहा है उसका हिस्सा है। वो दूसरी यूनियन है, वो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नाम से चलते हैं। लेकिन ये एक सेटबैक इस वजह से है क्योंकि अगर एक यूनियन जिसके अंतर्गत कह लें या जिसके छतरी के नीचे और भी कई यूनियंस हैं, अगर वो सरकार के इस प्रपोजल या दावे को रिजेक्ट करता है तो उससे बाकी यूनियंस पर भी प्रेशर पड़ता है, या आप समझ लीजिए कि उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एसकेएम की क्रेडिबिलिटी क्या है कि एसकेएम ने ही 2020 और 21 में कृषि कानून के खिलाफ जो है इतनी बड़ी जद्दोजहद शुरू की थी, इतना बड़ा वो पूरा कह सकते हैं जो संघर्ष सिंघू बॉर्डर पे चला था 1.5 साल या 13 महीने जो चला था, उसको लीड किया था इन्होंने। तो इनके तरफ से ये बयान 24 घंटे के अंदर आ जाना कहीं ना कहीं उन यूनियंस पर भी दबाव बनाता है जो कल यहाँ बातचीत में शामिल थे और जिन्होंने ये बात कहीं ना कहीं कही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रपोजल आया है वो एक काउंटर प्रपोजल है कि हमारी 12 मांगे थी, सरकार यहाँ दाल और मकई और कॉटन के बिक्री और खरीद की बात कर रही है और वो भी 5 साल के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा ट्रबलिंग बात जो दोनों ही यूनियंस को लग रही है, एक तो ये 5 साल का जो कह सकते हैं कि ड्यूरेशन मुकर्रर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की झलक भी देता है, जिसको लेकर भी 2020-21 का आंदोलन चला था। जो 3 नए कृषि कानून थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक क्लॉज था। अब ये देखना होगा कि इन लोगों के इस रिजेक्शन के बाद, इस यूनियन ने जो रिजेक्ट किया है सरकार के प्रस्ताव को, क्या इसका असर उन यूनियंस पे पड़ेगा जिन्होंने सरकार के साथ बातचीत जारी रखी है या नहीं। जी गजाली, बहुत छोटे में ये जानना चाहेंगे एक बार दोबारा से कि जो सरकार ने इस समय प्रस्ताव दिया उसमें क्या क्या था। क्रॉप्स के डाइवर्सिफिकेशन की बात थी, जैसे हम विविधीकरण कर रहे हैं, वो 5 फसलों के एमएसपी की भी बात थी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो आप कह रहे हैं। तो प्रस्ताव क्या था इसमें?
सरकार ने सिंपल ये बात रखी थी, क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसान ही बातचीत कर रहे हैं, तो सरकार ने भी अपना सारा फोकस इधर ही केंद्रित किया हुआ था, सारा ध्यान की जो यहाँ चावल की वजह से अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ज़मीनी पानी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली के टाइम पे उस पर टिप्पणी की थी कि आप चावल से किसानों को दूर करें। तो सरकार ने डाइवर्सिफिकेशन के रास्ते से कहा कि 5 फसलें, 3 दालें, मकई और कपास या कॉटन जो होता है उसको सरकारी एजेंसियां उन किसानों से खरीदेंगी जो चावल नहीं उगाएंगे, 5 साल तक खरीदेंगी, और चाहे जितना वो उगाएं उतनी खरीद सरकार की एजेंसियां एमएसपी पर करेंगी। यही उनका कह सकते हैं कि प्रस्ताव था। जी जी, शुक्रिया आपका गजाली। लेकिन एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो इस वक्त बातचीत में भी शामिल नहीं है, लेकिन उनके इस रिजेक्शन का असर दूसरे गुटों पे पड़ेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत कई किसान गुट हैं। एक बार फिर से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनडीटीवी से ये साफ कहा है कि अब सपा में वो नहीं रहेंगे। नई पार्टी के ऐलान को लेकर स्वामी प्रसाद ने कहा है कि 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन में आगे की रणनीति तय होगी। समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल है कि एक एक करके उनके जो बड़े नेता हैं उन्हें छोड़ रहे हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी को झटका लग रहा है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखे 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अब तक अखिलेश यादव ने बात तक नहीं की। ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसे में अब बहुत देर हो चुकी है। और कहा कि अखिलेश यादव की औकात 45 विधायकों की थी, मैंने उसे 111 तक पहुंचाया। मेरी वजह से 6% वोट बढ़े, बावजूद इसके मेरे साथ भेदभाव हुआ है। मेरे बयान को हमेशा निजी बयान बताया जा रहा है। तो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य तक बात नहीं है। अब आगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा को एक और झटका लगा है, जब वरिष्ठ नेता सलीम शेरवानी ने भी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। सलीम शेरवानी ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। सलीम शेरवानी 5 बार एमपी रह चुके हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। अब उन्होंने भी अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और इस वक्त हमारे साथ सलीम शेरवानी जुड़ रहे हैं। सलीम शेरवानी साहब, आपका समाजवादी पार्टी से मोहभंग क्यों हुआ? क्या कमी आपको पार्टी में नजर आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत ज़्यादा वोट, मैं बल्कि दूसरी तरीके से कहूँगा, मुसलमानों का बहुत बड़ा भरोसा समाजवादी पार्टी में था। मगर इधर मैंने देखा कि मुसलमानों के ऊपर जो परेशानियाँ आ रही हैं, मुसलमानों के ऊपर उनके जुल्म किया जा रहा है, उसमें कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है। ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी भी खामोश रही। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी क्रिमिनल को सपोर्ट कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है आप उसको सपोर्ट कीजिए, मगर जो मुसलमानों की जायज़ चीज़ें हैं उस पर तो आपको बोलना चाहिए। आज मुल्क में माहौल ये हो गया है कि अगर मुसलमान के लिए आवाज़ उठाओ तो आपको फ़ौरन एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहता है, इसी मुल्क में वो पैदा हुआ, इसी मुल्क में वो अपनी आखिरी सांस लेगा। वफ़ादार है मुल्क का, मुल्क की खिदमत करना चाहता है, उसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और जिन पार्टियों को वो वोट देता आ रहा है, अगर वो पार्टियां भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएं तो वो क्या उम्मीद करेगा आपसे? तो आपको एक तरह से नाउम्मीद ही है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहा है, पर समाजवादी पार्टी तो अभी भी अपने उस मूल एजेंडे की बात करती है कि दलित है, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा है। बल्कि जिस गठबंधन का जो एनडीए के खिलाफ गठबंधन बन रहा है उसका वो हिस्सा बन रहे हैं अगर, तो वहाँ पे वो अपने आप को सेक्युलर गठबंधन बताते हैं। ये गठबंधन तो एक मजाक बन गया है। इनको ये रूलिंग पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मुझे 13 सीटें पंजाब में चाहिए, 7 में 7 सीटें दिल्ली में चाहिए। जयंत चौधरी छोड़ के चले गए, नीतीश कुमार साहब छोड़ के चले गए, अशोक चव्हाण साहब वहाँ महाराष्ट्र से छोड़ के चले गए। तो ये गठबंधन को आपस में लड़ने ही की फुर्सत नहीं है, तो ये अपोजिशन क्या बनेंगे? दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है इलेक्शन का। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था पीडीए का कि पिछड़ों को, दलित को और मुसलमानों को साथ लेके इस इलेक्शन में वो उतरेगी। मगर राज्यसभा के नॉमिनेशन से उन्होंने दिखा दिया कि उनको खुद अपने नारे पे ही विश्वास नहीं है। एक मुसलमान उसमें नहीं है, एक पिछड़ा उसमें नहीं है। तो जब आप एक भरोसा लोगों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका एक्शन ये दिखा रहा है कि आप खुद उस थीम पे नहीं बिलीव करते, तो कोई आप पे क्या यकीन करेगा? पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो उन्होंने कहा था,
वो निभा नहीं रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि वो यकीन जो है वो आपका टूटा, लेकिन वो यकीन आपका क्या कब टूटा? जब आपको टिकट नहीं मिला? क्या यही वजह रही? क्योंकि पार्टी ने तो आपको 5 बार एमपी भी आप बने और बहुत कुछ मिला आपको पार्टी से, लेकिन ये भरोसा कब क्यों टूट रहा है अब? बिल्कुल, देखिए मुझे अगर टिकट नहीं मिला तो मुझे अफसोस हो सकता है कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि मुझे टिकट नहीं मिला, मगर मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। पिछली दफ़ा जब राज्यसभा के नॉमिनेशंस हुए तो इन्होंने पिछली दफ़ा भी मुझे टिकट नहीं दिया, मगर जावेद अली ख़ान साहब को टिकट दिया। मैंने ना कोई रिएक्शन दिखाया, मैंने ना कोई नाराज़गी दिखाई, बल्कि मैंने सपोर्ट किया। सवाल मेरा एक सलीम शेरवानी का नहीं है। अगर ये किसी भी मुसलमान को टिकट दे देते, मैं आज भी रिएक्ट नहीं करता। ये किसी भी पिछड़े को टिकट देते, मैं आज भी रिएक्ट नहीं करता। हमारा जो स्लोगन था, मैं समझता ये उस स्लोगन पे चल रहे हैं। मैं इनको सपोर्ट करता, इनके लिए मैदान में जाता, इनके लिए हर लड़ाई में इनसे कंधे से कंधा लगा के चलता। तो सवाल मेरा नहीं है कि मुझे नहीं टिकट दिया, चलिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मगर ये डिसअपॉइंटमेंट इतना बड़ा नहीं था कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूं। पद से मैंने इस्तीफ़ा ऑन प्रिंसिपल दिया है कि आपने जो नारा दिया था आपने उसको भी पूरा नहीं किया। तो आपने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, प्रिंसिपल की बात आप कर रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, फिर आपके लिए आगे का रास्ता क्या होगा? पॉलिटिकल अगला कदम? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है और इसलिए मैंने अपने ख़त में जो मैंने अखिलेश जी को लिखा, मैंने कहा मैं अगले 2-3 हफ्ते अपने लोगों से मिलूँगा और ये बात करूँगा उनसे। आज मेरे पास इतने रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं कहा अगर हमें सियासत में रहना है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना है। या तो भाई आप सियासत छोड़ दीजिए, मत कीजिए सियासत, रहिए जब तक आपकी ज़िंदगी है, मगर अगर सियासत करना है तो आपको कुछ ना कुछ सोचना है। तो मैंने सारे लोगों को बुलाया है और मैंने उनसे कहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन में हम लोग बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है। हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव ना हो और हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव निकले, मगर आपस में जब तक बातचीत ना कर लेंगे हम लोग कोई फैसले पे नहीं पहुंचेंगे। जी, तो आपको बातचीत आपस में करनी है और उसके बाद आप फैसला लेंगे, आपने सही कहा। अब ये देखना है कि क्या सियासत में आप आगे जगह बनती है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम शेरवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए ये यकीनन झटका, एक के बाद एक उनके कई बड़े नेता उन्हें छोड़ रहे हैं, जैसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी, और इधर सपा और कांग्रेस में भी ठनी हुई है। तो अखिलेश यादव के मन में चल क्या रहा है, ये भी एक सवाल है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अमेठी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ जहां अमेठी के पूर्व सांसद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लंबे समय बाद अमेठी आ रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी भी आज से 4 दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में हैं। आज स्मृति ईरानी ने स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया। इधर राहुल गौरीगंज कस्बे में पदयात्रा कर बाबूगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों बड़े नेताओं के एक साथ अमेठी आने के बाद वहां पे पॉलिटिक्स तेज हो गई है। स्मृति ईरानी ने एनडीटीवी से बातचीत की, कहा कि 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया था, अब अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। मुझे लगता है अमेठी की सुनी सड़कें बयान कर रही हैं कि अमेठी को राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है। 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उनको छोड़ दिया है, ये साफ संकेत आपको मिल गया है कि अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पर तो बिना वायनाड भागे वो मात्र और मात्र अमेठी से मात्र कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखा दें। और मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता कमलनाथ को लेकर सस्पेंस जारी है कि वो कांग्रेस पार्टी में कब तक रहेंगे। इसे लेकर हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने बात की है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से। नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति पे। आजकल वहां पे थोड़ा सा भूचाल आया हुआ है क्योंकि कमलनाथ जी जो हैं उनको लेकर ढेर सारे सवाल उठ गए हैं। क्या
वो कमलनाथ जी कमल के पास जा रहे हैं या फिर हाथ के पास रहेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आज हमारे साथ जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जीतू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत हेक्टिक चल रहा है आप लोगों का, मुझे मालूम है, लेकिन ज़रा ये कमलनाथ जी को लेकर जो कन्फ्यूजन है उस पर ज़रा प्रकाश डालिए। पिछले 2-3 दिन से जो मीडिया में जिस तरीके का ये एक अलग तरह का माहौल जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर रखा था, और मैं मानता हूँ कि ये एक तरह का अलग नैरेटिव देश में बन रहा है जिसमें विपक्ष का एक अपना जो एक तरह से उसका असर को भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के असर को एक तरह से देश में समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है वो आप देख रहे हो कि लगातार जिनको वो गालियां देते हैं, जिनको वो दागी कहते हैं, जिनके लिए भाषण दे दे के वोट मांगते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास वो चले जाते हैं। ये एक इस तरीके का जितना भी एक फिनोमा देश में बना उसमें एक रेपोर्टेड लोगों को भी वो लपेटना चाहते हैं। उसी का एक असर था कमलनाथ जी को लेकर उन्होंने जो बातें की, जो मीडिया में फैलाया गया। और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से सब कुछ हुआ, कुछ हमारी भी सूझबूझ की कमी थी, मैं इसको भी अस्वीकार नहीं करता, पर जो था समाप्त हो गया। कमलनाथ जी जब इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के रूप में एकमात्र देश में व्यक्ति को ये एक तरह से तमंगा मिला है, तो वो कांग्रेस छोड़ कैसे सकते हैं।